मेरा पति एक डॉक्टर था और मुझे रोज एक गोरा होने के लिए इंजेक्शन लगाता था, जिससे मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। एक रात मैंने इंजेक्शन बदल दिया। मैंने उस रात सोने का बहाना किया। फिर जो मेरे पति ने मेरे साथ किया, ऐसा दुश्मन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ अंकल और आंटी का बेटा अनीश अमेरिका से डॉक्टर की पढ़ाई करके आया, तो पूरे खानदान में धूम मच गई थी। हर पार्टी और शादी में हर जगह सिर्फ शांति आंटी के बेटे की ही बात होती थी। हर औरत की इच्छा थी कि अनीश उनकी बेटी को पसंद करे, और हर लड़की भी यही चाहती थी कि उसकी शादी डॉक्टर अनीश से हो जाए। जब से अनीश वापस आया था, तब से मोहल्ले की लड़कियों का पार्लर के चक्कर काटना ज्यादा हो गया था। हर हफ्ते जाकर फैशन करवाना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अनीश ना सिर्फ डॉक्टरी पढ़कर आया था, बल्कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ा क्लिनिक भी खोल दिया था। अभी तो ये उसके काम की शुरुआत थी। वो आगे कितना पैसा कमा सकता था, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था। हमारे ख़ानदान में सिर्फ मैं ही एक लड़की थी जो अनीश से शादी के सपने नहीं देखती थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था कि वह कभी भी मेरा नहीं हो सकता, और ना ही वो मेरे बारे में सोचता होगा, क्योंकि मैं एक सांवली सी लड़की थी। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मैं लंबी भी थी, लेकिन सांवले रंग ने मेरी खूबसूरती पर जंग लगा दिया था। वो भला क्यों मेरे खानदान की गोरी चिट्टी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। जो चीज़ नामुमकिन थी, उसको सोच सोचकर मैं खुद को हल्का नहीं करना चाहती थी। खानदान की बाकी लड़कियां मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, पैसे वाली भी थी। हम लोग थे जो मिडिल क्लास के थे। हम इतने गरीब तो नहीं थे, लेकिन दूसरों के मुकाबले में थोड़े कम पैसे वाले थे। एक दिन मेरी तबीयत कुछ खराब हुई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी माँ मुझे अनीश के क्लिनिक ले गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मेरी माँ ने कहा कि मैं पैसे साथ लेकर आई हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इस बहाने अनीश तुम्हें एक नज़र देख ले। क्या पता तुम उसको पसंद आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। वो इतना दूर का सोच रही थी, और मैंने सोचा था कि नहीं। मैंने मम्मी से कहा कि हम किसी दूसरे क्लिनिक में चलते हैं, लेकिन मम्मी ने हट कर ली थी कि यहाँ से ही ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। हम लोग अंदर गए तो मेरी मम्मी ने अपना परिचय करवाया कि वो अनीश के पापा के दोस्त की पत्नी है। ये सुनकर अनीश को याद आ गया। उन्होंने कहा, जी मैंने आपको पहचान लिया, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। फिर मेरी माँ ने मेरा परिचय करवाया कि ये मेरी बेटी है, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अनीश ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। हालांकि उसके ऑफिस में दाखिल होने से पहले उसकी असिस्टेंट मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर चुकी थी और पर्ची भी मुझे दे दी थी, जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड था। लेकिन मैं सोच रही थी कि अनीश फिर से मेरा ब्लड प्रेशर क्यों चेक करने लग गया। उसने एक नज़र मेरी आंखों में देखा और हम दोनों की नज़रें चार हुई। उसने मुझसे कहा कि आपका लो है। उसने मुझे दवाई लिखकर दी, थोड़ी बहुत मेरी माँ से बातें की और हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन सारी रात अनीश की नज़रों ने मुझे सोने नहीं दिया। उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था, जैसे मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे झटका तब लगा, 2 दिन बाद अनीश का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे हैरानी हुई थी और खुशी भी। उसने एक नज़र मुझे देखा और मुझे पसंद भी कर लिया और शादी तक का सोच भी लिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वे बाहर से आया है और यहाँ के लोगों की तरह हुस्न का पुजारी नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत हसीन हो। सिर्फ रंग ही सांवला है, काला भी नहीं है। वो समझदार लड़का है। उसने ज़रूर तुम में कोई खास बात नोट की होगी। वो आम लड़कों की तरह गोरे रंग को चाटने वालों में से नहीं है। मेरा रिश्ता अनीश से तय हो गया। पूरे खानदान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर जगह बातें होने लगी कि अनीश ने कैसी लड़की पसंद की है अपने लिए। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर उसने एक सामान्य कम पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया। ये बात पूरे रिश्तेदारों में किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। सबका मूड खराब था। लेकिन हमारे घर में तो जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मेरे घर वाले भी खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अनीश ने मुझे मैसेज करके कहा कि वो मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत का शिकार हो गया था
उसे मेरी आंखें बहुत पसंद आईं। उसे मुझ जैसी लड़की की ही तलाश थी और मुझे मम्मी की बात पर विश्वास होने लगा कि वो बाहर से आया है और बाहर के लोग कोई ख़ास चीज़ ही लड़कियों में नोटिस करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, ना कि सिर्फ खूबसूरती को देखते हैं। खैर, मैं बेफिक्र हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो अनीश की माँ ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा ने अनीश को सब कुछ दे रखा है, इसलिए सब कुछ अनीश खुद ही करेगा। यहाँ तक कि मेरे लिए शादी के जोड़े भी अनीश की तरफ से भेजे गए, वह भी एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर के थे। लाखों में मेरी शादी के कपड़े तैयार करवाए गए और जेवरात के नाम पर कई तोला सोना चढ़ाया गया। रिश्तेदारों के तन बदन में आग लग गई थी। हर कोई अनीश को अक्ल का अंधा कह रहा था, जिसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे शादी के लिए पसंद कर लिया था। मेरी माँ ने भी रिश्तेदारों को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और शादी की एक रात पहले सारे खानदान को जमा करके सभी कपड़े उन्हें दिखाए थे। कुछ रिश्तेदारों ने तो ढपे छुपे आवाज में माँ से पूछ भी लिया था कि तुमने कौन सा जादू लड़के पे करवाया है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी को मेरा और अनीश का रिश्ता हजम नहीं हो रहा था और ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया। मेरा अनीश के साथ फेरा हो चुका था और मैं अनीश के साथ दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। मैं सर झुकाए बैठी थी और ये सोचकर ही शर्म से ज़मीन की तरफ देखी जा रही थी कि अनीश से किस तरह नज़रें मिला पाऊंगी। मैं जानती थी कि सबको इस बात की हैरानी ही है कि अनीश ने मुझे क्यों चुना है, लेकिन ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी कि अनीश को मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। विदाई का वक्त आ गया था और मैं विदा होकर अब्बास के बड़े घर में चली आई थी। मैं पहली बार उसका घर देख रही थी और देखकर मेरी नज़रें खुली की खुली रह गई। अनीश का घर किसी शानदार महल से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे करोड़ों रुपए कमाता है। दिल में सोचने लगी कि डॉक्टर लोग तो बड़े ही पैसे वाले होते हैं, गरीबों का खून निचोड़ लेते हैं और अपना महल तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये महल कैसे बना हुआ था। मुझे मेरी सास यानी अनीश की माँ ने अनीश के कमरे में बिठा दिया। अनीश की बुआ की बेटी की बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। कमरे में ऐसी ठंडक होने के बावजूद भी मुझे अपना सर सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। भगवान ने मेरी किस्मत कितनी रोशन लिखी थी कि अनीश मेरा हमसफ़र बन गया था, लेकिन मेरे चेहरे की कालिक ने इस खुशी को भी कम कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद अनीश कमरे में चला आया और मेरा चेहरा देखते ही मेरे अंदर की बात को समझ गया। क्या बात है रोशनी, तुम क्या अभी तक खुशबू की बात को लेकर बैठी हो? मैं एक नज़र से अनीश की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मोहब्बत ऐसे ही होती है, महबूब के बिना कहे उसकी हर बात समझ में आ जाती है। अनीश के लहजे में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी और मैं अपनी खुशनसीबी पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। तुम फिक्र ना करो रोशनी, तुम्हारी ज़िंदगी की ये परेशानी मैं जल्दी ही दूर कर दूंगा। कोई तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हें कमज़ोर नहीं समझेगा। आजकल तो इतने इलाज आ गए हैं, कुछ इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग निखर जाएगा। मुझे तो तुम्हारा सांवला रंग ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन के ज़रिए तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह हसीन बना दूंगा। मैंने अनीश की तरफ देखा। क्या ये मुमकिन है कि मेरा रंग भी निखर कर दूसरी लड़कियों की तरह गोरा हो जाएगा? अनीश मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ, ये दौर अलग है, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिसके पास पैसा है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। लोग तो सर्जरी के जरिए अपने अंग कोश तक बदलवा लेते हैं। तुम्हारा तो सिर्फ रंग गोरा करना है। अनीश ने मुझसे वादा कर लिया कि वो अगले दिन से ही मेरा इलाज शुरू कर देगा। मैं ख्याल ही ख्यालों में खुद को खुशबू से कहीं ज़्यादा हसीन महसूस कर रही थी। वो जो मुझे मेरे पति की नज़रों में गिराना चाहती थी, मैं अब उससे बदला लेना चाहती थी। अनीश ने बहुत अच्छे से मुझे अपना बना लिया था और उसका साथ पाकर मैं बहुत खुश थी। अनीश से मिलकर ऐसा नहीं लगता था जैसे वे अमेरिका से पढ़कर आया है। ना उसके चेहरे पर गुरूर था, ना ही उसकी बातों में अमेरिका की पढ़ाई का नशा। वो तो एक सीधा साधा आम सा इंसान था जो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह मेरा हो चुका था।
शादी के अगले ही दिन अनीश ने मुझे बताया कि उसकी अपने एक डॉक्टर से बात हो गई है। मुझे रोज रात को एक गोरा होने वाला इंजेक्शन लगेगा और 1 हफ्ते में ही फर्क दिखने लग जाएगा। मैं आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। अनीश की बात सुनकर मैंने एक नज़र अपनी सांवली रंगत पर डाली और ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी कि आने वाले दिनों में मैं चांद की तरह चमकने लगूंगी। अनीश धीरे से मेरे करीब आया और मुझे बाहों में भरते हुए मुझसे वादा किया कि मैं इस इलाज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो नहीं चाहता था कि लोग तरह तरह की बातें बनाकर मेरा दिल दुखाएं। मैंने इस बात के लिए वादा कर लिया कि मैं किसी को भी इलाज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और अनीश ने उसी रात मुझे पहला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन इस दर्द ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने अनीश को बताया तो वो कहने लगे कि हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और शायद इंजेक्शन ने तुम्हें दर्द दिया होगा। 1 हफ्ते की बात है, दर्द बर्दाश्त कर लो। मैं ये सब कुछ तुम्हारे खातिर ही कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी छुप छुप कर आंसू बहाने की ज़रूरत ना पड़े। तुम ही सोचो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास और भी ज़्यादा होने लगेगा। अनीश की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। अगर दुनिया वालों की तरह हमारे बच्चे भी मेरी रंगत का मजाक उड़ाएंगे तो मैं क्या करती। शादी के बाद औरत की एक ही कमजोरी होती है और वो होती है उसके बच्चे। अनीश ने इसी बात का फ़ायदा उठाया था। बच्चे के नाम पर मैं हर दर्द सहने को तैयार थी और अगली रात भी जब अनीश ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो थोड़ी ही देर बाद में मैं गहरी नींद सो चुकी थी और सुबह एक बार फिर मेरे पेट में दर्द होने लगा था और मैं दर्द से तड़प रही थी। ये दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं किसी से इस बारे में बता भी नहीं सकती थी क्योंकि अनीश ये इलाज सबसे छुपा के कर रहा था। मैं सारा दिन पेट के दर्द से तड़पती रहती और अपने कमरे में बंद रहती। रात तक मेरे अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी और मैं एक और इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी। मैंने सोचा अगर एक दिन इंजेक्शन ना लगवाऊं तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अनीश को कहीं बुरा ना लग जाए। ये सोचकर मैंने खुद चुपके से इंजेक्शन बदल दिया और ताकत का इंजेक्शन रख दिया। अनीश ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैं आंखें बंद करके लेट गई, जैसे मैं बहुत ही गहरी नींद सो गई हूँ। इसके बाद जो कुछ अनीश ने मेरे साथ किया, मेरी रूह कांप गई कि ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता, जबकि मैं तो अनीश की पत्नी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई थी और मुझे जागता हुआ देखकर अनीश के होश ठिकाने आ गए थे। वो हकलाते हुए पूछने लगा कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। मैंने गुस्से में अनीश से पूछा कि ये क्या है और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। पहले तो अनीश मुझे उल्टे सीधे जवाब देता रहा, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं इतनी आसानी से खामोश बैठने वाली नहीं हूँ तो उसने मुझे हर बात सच सच बता दी। अनीश का पूरा सच सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अब मुझे समझ आ गया था कि अनीश ने सारे खानदान की हसीन और पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर मुझ जैसी सांवली और मिडिल क्लास लड़की को क्यों पसंद किया था। उसे लगा था कि मैं उसके लिए बहुत आसान हद साबित हो जाऊंगी और बहुत आराम से वो मुझे काबू कर लेगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने फ़ौरन ही चीख चीख कर सारा घर सिर पे उठा लिया था और अपने घर पर भी फ़ोन कर दिया था। इसके बावजूद भी मैं चुप नहीं रही, बल्कि अनीश का घिनौना चेहरा सबके सामने ले आई थी। मेरी सास भी अनीश के साथ उसके जुर्म में बराबर की हिस्सेदार थी, इसलिए जैसे ही मेरे माँ बाप आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मेरी माँ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनीश जैसा लाइट इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दे सकता है। मैं माँ के साथ शादी के तीसरे ही दिन लौटकर अपने घर चली गई। रिश्तेदारों को तो बातें करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया था। हर कोई हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ रहा था। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि हमें तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। रोशनी जैसी सांवली लड़की से अनीश जैसा लड़का कैसे शादी कर सकता है। कुछ रिश्तेदार तो अनीश को सही कहते हुए मुझे ही बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि अनीश की माँ ने उन्हें मेरे बुरे चरित्र के बारे में झूठे किस्से सुनाए थे। हर तरफ मेरी बुराई का चर्चा हो रहा था
और मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने में लगी थी। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन लोगों के तरीकों ने मुझे बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। अनीश की वो मोहब्बत भरी बातें मेरे कानों में किसी शीशे की तरह पिघल रही थी। अनीश, उसकी माँ तो डंके की चोट पर मुझे गंदा कह रहे थे और मैं अपने कमरे में बैठी थी। मुझे लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और उसने मुझे हौसला दिया कि मुझे खामोशी से नहीं बैठना चाहिए। अनीश जो काम मेरे साथ कर रहा था वो बिल्कुल गैर कानूनी था। अब मेरी दोस्त चाहती थी कि हम दोनों मिलकर अनीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उसका पति वकील था और वो दोनों मेरा साथ देना चाहते थे। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैंने फौरन हाँ कर दिया कि मैं अनीश जैसे इंसान के खिलाफ ज़रूर कदम उठाऊंगी। लेकिन जैसे ही माँ को मेरे इरादों का पता चला, माँ ने साफ मना कर दिया कि हम जैसे इज्जतदार लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते। इसलिए तो हम जैसे लोग अनीश जैसे लोगों के लिए आसान खिलौना साबित होते हैं। मैं गुस्से में माँ को 4 बात सुना डाली। जब तक हम जुर्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ये हमारे साथ जुल्म करते ही रहेंगे और मैं गलत करने वालों को उनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। मैं अनीश के खिलाफ केस करूँगी। मैंने माँ को 2 टूक बात सुना दी और अपनी दोस्त की मदद से अनीश के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अनीश और उसकी माँ ने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी जैसी आम सी लड़की, जिसे ज़माने ने हमेशा ठोकरों पर रखा हुआ था, वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। क्योंकि ये कोई आम केस नहीं था, इसलिए बहुत जल्द मीडिया में फैल गया और लोगों के दिमाग और ज़बान के ऊपर आम हो गया। जिसको भी मामले का पता चला वो अनीश पर थू थू करने लगा और अनीश किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। मैंने अदालत में खड़े होकर बहुत हिम्मत से अनीश का घिनौना चेहरा सबके सामने रख दिया। अनीश ने मुझसे शादी जिस मकसद के लिए की थी वह बच्चा था। अनीश अमेरिका में किसी मॉडल से शादी कर चुका था और वह उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वह मॉडल अपनी फिटनेस को ख़राब नहीं करना चाहती थी और अनीश को बच्चा चाहिए था और इसी मकसद के लिए अनीश अमेरिका से अपने देश आया था। वो अपनी पहली पत्नी से ही बच्चा चाहता था। उसने जानबूझकर मुझ जैसी सांवली सलोनी और गरीब लड़की से शादी की। उसे लगा था कि मैं उसकी दी हुई खुशियाँ देकर पागल हो जाऊंगी। उसकी मोहब्बत भरी बातों से मैं पूरी तरह उसके जाल में फंस जाऊंगी और उसका सच जानने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन जिस रात मैंने इंजेक्शन बदलकर सोने का ड्रामा किया, उस रात ये सच्चाई मेरे सामने आई। दरअसल वो मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि उसे बच्चा तो अपनी पहली पत्नी से ही चाहिए था, लेकिन उस बच्चे के लिए वो मेरा जिस्म इस्तेमाल करना चाहता था। वो एक पूरे तरीके से अपना और अपनी पत्नी के बच्चे को मेरे जिस्म के अंदर तैयार करना चाहता था, ताकि बच्चा मेरे से पैदा हो और जब वह पैदा हो जाता तो वो दोनों उसे लेकर दोबारा अमेरिका चले जाते। इस तरह ना ही उसकी पत्नी की मॉडलिंग पर कोई असर पड़ता और ना ही उसे किसी और का बच्चा गोद लेना पड़ता। जिस दिन मैं बीपी चेक करवाने अपनी माँ के साथ अब्बास के क्लिनिक गई थी, उसी दिन उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि मैं ही वो लड़की हूँ जो उसके बच्चे को अपने जिस्म में पाल सकती हूँ। इसलिए वो बार बार मेरा बीपी चेक करता और मेरी खुराक का ख्याल रखता। सैरोगेसी का तरीका हमारे देश में पूरी तरह गैर कानूनी है और ख़ास करके मेरी इजाज़त के बिना मेरा पति मेरा जिस्म कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वह हर रात गोरा होने वाला इंजेक्शन के नाम पर मुझे बेहोश करता और फिर मेरा चेकअप करता था। जिस रात मैंने इंजेक्शन बदला, उस रात वो IVF के ज़रिए मेरे जिस्म में अपने बच्चे को प्लांट करने वाला था। उसकी अमेरिकन बीवी अपने जिस्म को ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह दोनों मिलकर मेरी पूरी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद करना चाहते थे। एक बार उन्हें मुझसे बच्चा मिल जाता तो अनीश मुझे तलाक देकर वापस अमेरिका चला जाता और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता और मैं सारी ज़िंदगी यूं ही तड़प कर रह जाती। मेरी दोस्त का पति जो वकील था, उसने कुछ सबूत इकट्ठे किए और अनीश और उसकी पत्नी को दोषी साबित कर दिया। वो दोनों धोखे से मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और अगर उस रात मैं इंजेक्शन ना बदलती तो
तो उन दोनों के बच्चे को अपना खून समझकर 9 महीने तक पेट में पालती रहती और उसके बाद वो दोनों अपना बच्चा लेकर दोबारा वापस गायब हो जाते। उन दोनों को सज़ा सुना दी गई थी और मैंने अनीश से तलाक ले ली थी। मैं अकेली ज़रूर थी, लेकिन मुझे यकीन था कि भगवान ने मेरी किस्मत में यकीनन कुछ अच्छा ही लिख रखा होगा। सारे खानदान वाले अनीश की सच्चाई जान चुके थे और आंटी को बुरा भला कह रहे थे, जिन्होंने अपने बेटे का साथ देकर मेरी ज़िंदगी उजाड़ने की कोशिश की। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गई थी कि सिर्फ इंसान की पढ़ाई उसे शोहरत नहीं देती, बल्कि ये माँ बाप की परवरिश भी होती है जो एक बच्चे को होशियार और साफ बनाती है। अगर आंटी अपने बेटे को सही और गलत का फ़र्क बताती तो मेरी ज़िंदगी से खेलने के लिए मना करती, तो शायद उसे कभी इतनी हिम्मत नहीं मिलती। रिश्तेदार में सभी भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उनकी बेटियां अनीश के जाल में फंसने से बच गई, जबकि माँ को इस बात का दुख था कि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। लाखों का जेवर और कपड़े इंसान को अच्छा नसीब और खुशियाँ नहीं दे सकते, इसलिए उनको चाहिए कि वे अमीर और पढ़ा लिखा दामाद ढूंढने से कहीं ज़्यादा अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए प्रार्थना किया करें। कोई भी लड़की 2 वक्त रोटी और इज्जत के साथ 4 दीवारी में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन वो एक बुरे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की ताकि आइंदा कोई लड़की किसी लड़के के गलत मकसद की भेंट न चढ़े। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।